हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट, आज बात करते हैं हम एबीसी सॉरी हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, पेपर रिव्यू कर रहे हैं। तो हमारा जो आज का पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सीएम इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 6 आपका हुआ है, उसका एक डिटेल एनालिसिस मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पेपर के अंदर क्या एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या डिटेल अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे। लेकिन सारी बातों करने से पहले थोड़ा सा मैं एवरेज आउट कर लेता हूँ। पेपर आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान नहीं था, एवरेज था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चंस मैं कहूंगा कि ज़्यादा पूछ लिए इंस्टीट्यूट ने, लेकिन कई सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो एज इट इज़ मॉड्यूल के सवाल अपने को पूछे गए थे। और जो पेपर पैटर्न इस बार रखा गया है वो हमारे जो मॉक टेस्ट पेपर है बिल्कुल उसी पैटर्न पे रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा था आपको कि फोर्थ क्वेश्चन हर बार इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल आता था, बट इस बार नहीं आएगा। और इस बार एनपीओ का सवाल पूछा जाएगा। तो फोर्थ का भी अगर आप एमटीपी में जाकर के देखते तो फोर्थ को भी दो पार्ट में तोड़ा हुआ था, एक में एनपीओ और एक में फाइनल अकाउंट। तो उसी पैटर्न पे अपने पास सवाल आया था। कई सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो वो लगभग लगभग सारे प्रैक्टिकल थे। तो हो सकता है कि स्टूडेंट्स जब एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें उन्होंने काफी समय लगा दिया हो, क्योंकि यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग सारे जो हैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच पर हैं। तो सारे एक दो या तीन क्वेश्चन को छोड़ करके आपने सारे प्रैक्टिकल अटेम्प्ट किए होंगे, तो उसमें आपको समय लग गया होगा। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं अपने डिटेल एनालिसिस की। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं एएस 1 के हिसाब से, क्या नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मेटेरियलिटी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक बोथ जर्नल और लेजर। जर्नल और लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश बुक जो है वो जर्नल भी काउंट होती है और लेजर पोस्टिंग में भी कैश ट्रांजेक्शन को किया जाता है, तो लेजर भी मानी जाती है। अगला सवाल है द टोटल ऑफ डिस्काउंट कॉलम अपियरिंग ऑन द डेबिट साइड ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक पोस्टेड टू द। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जो डेबिट साइड आप डिस्काउंट कॉलम लिखते हैं वो आपका डिस्काउंट अलाउड है, जो कि डिस्काउंट अलाउड वाले कॉलम में जाएगा, तो डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 1 अप्रैल को दे रखा है 14,000। ड्यूरिंग द ईयर 24-25 बेड डेप्ट हुए हैं 9,500 के। और क्लोजिंग डेटर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है 3,25,000। और ट्रायल बैलेंस के बाहर इन्फॉर्मेशन दे रखी है प्रोविजन टू बी मेड 5% ऑन डेटर आपको क्रिएट करना है। एडिशनल या फर्दर बेड डेप्ट 2,500 रुपए के हुए हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का जो आप अकाउंट बनाओगे उसमें पीएनएल अकाउंट के अंदर कितना ट्रांसफर करोगे ये बताना है। मैंने आपको बताया था बेड डेप्ट का क्वेश्चन ऑलवेज क्वेश्चन लगभग लगभग इंस्टीट्यूट पूछता ही है। तो आपको एक बेड डेप्ट अकाउंट बनाना था, जिसमें आपको स्टार्टिंग के बेड डेप्ट दे रखे हैं कितने। स्टार्टिंग के बेड डेप्ट आपको दे रखे हैं यहाँ पर 12,000, सॉरी 9,500। और फर्दर बेड डेप्ट कितने हो गए यहाँ पर अपने पास 2,500। तो टोटल बेड डेप्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में जो जाएंगे वो कितने हो गए 12,000। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो आपको 14,000 रुपये दे रखा है, जिसमें से आपने 12,000 रुपये के बेड डेप्ट राइट ऑफ कर लिए, तो प्रोविजन बैलेंस बचा 2,000 का। अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग डेटर में से फर्दर बेड डेप्ट लेस करके 5% का प्रोविजन क्रिएट करेंगे। और जो पीनल अकाउंट से आपको प्रोविजन बनाना होगा वो मैं आपको बता दूं 14,125 का आंसर आएगा। बताने में भी टाइम नहीं खराब करूंगा मैं, डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। इसका सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन रहेगा। इसके बाद अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5th। ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी 3,60,000 फॉर म्यूचुअल अकोमोडेशन इन द रेशियो 2:1। ए गॉट डिस्काउंटेड 3,38,400 एंड रिमिटेड 1/3 ऑफ द प्रोसीड टू बी। हाउ मच मनी शुड बी रिमिटेड बाय ए टू बी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी सो एज टू इनेबल बी टू ऑनर द बिल। देखो, म्यूचुअल अकोमोडेशन पर्पस से ए और बी ने बिल लिखा, ए ने बिल लिखा, बी ने एक्सेप्ट किया। तो ड्यू डेट पर पेमेंट कौन करेगा, बी करेगा। लेकिन ए मैच्योरिटी पर कितना ट्रांसफर करेगा ये पूछ रहा है। ए टू बी एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी ए कितना ट्रांसफर करेगा, तो ए का जो हिस्सा होगा वो ट्रांसफर करेगा। तो आप देखो 3,60,000 का 2/3 कर लो, कितना हो गया 3,60,000 का 2/3 कर लें, तो ये आपके पास आ जाएगा 2,40,000। तो इसका जो सही ऑप्शन आ जाएगा, क्या बोला मैंने, 3,60,000 का इसका हिस्सा ए का कितना है 2/3, तो ये हो गया 2,40,000, मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Goods were sent on consignment at invoice price which is 20% above cost. 1/5 of the goods costing 60,000 were damaged in transit. तो find out the invoice price of the goods sent on consignment basis. देखिए, बोलता है कि कॉस्टिंग 60,000 रुपए का डैमेज हो गया ट्रांजिट में, और जो डैमेज हो रहा है वो 1/5 हिस्सा हो रहा है। तो इसको उल्टा कर दो, 5/1 इंटू 60,000। तो यानी टोटल गुड्स कॉस्टिंग कितनी हो गई 3 लाख रुपए की। 3 लाख रुपए की टोटल गुड्स कॉस्टिंग थी जो कि भिजवाई गई है।
और अब आपको इनवॉइस प्राइस पे लेना है तो 20% अबव कॉस्ट, 3 लाख का 20% अबव कर दो तो कितना हो जाएगा, 3,60,000। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन जो है वो आ रहा है अपने पास डी ऑप्शन, 3,60,000। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर, क्लोजिंग स्टॉक 60,000 इंक्लूड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एट सेलिंग प्राइस 12,000, 10% ऑफ द स्टॉक इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, व्हाट अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, ये आपको बताना है। देखिए 60,000 रुपए के गुड्स जो हैं वो भेजे गए हैं बेचने के पर्पज से, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक है जिसमें 10,000 रुपए अप्रूवल बेसिस पर बेचा गया है। अब यहाँ पर ये बात नहीं दे रखी कि अप्रूव हुए कि नहीं हुए, तो हम ये मानेंगे अप्रूव हो गए, नहीं तो देता। तो इसका मतलब आपकी ये जो 10,000 की गुड्स कॉस्टिंग अप्रूव हो चुकी है वो 60,000 में शामिल है। अब ये बोलता है उसमें से 10% जो है वो आग लगने की वजह से नुकसान हो गया, तो इसका मतलब 60,000 का 10% कितना हो गया, 6,000 का नुकसान हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा, 54,000। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एक्स परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1,00,000, वाई सोल्ड द गुड्स फॉर रुपीज 1,50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल है, इफ सेम सेट ऑफ बुक्स इज मेंटेन व्हाट विल बी द फाइनल रिमिटेंस, कितना होगा ये बताना है। देखो एक्स 1,00,000 के परचेस करता है, वाई उसको 1,50,000 में बेचता है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर 50,000 का टोटल प्रॉफिट हो गया, ठीक है साहब। अब वाई जो है अपना प्रॉफिट काट करके जो है वो एक्स को रिमिट कर देगा, व्हाट विल बी द फाइनल रिमिटेंस कितना होगा। तो वाई क्या बोलेगा साहब, एक्स ने 1,00,000 रुपए की गुड्स के कॉस्टिंग परचेस करी, वाई ने उसको 1,50,000 में बेचा, तो वाई के पास कैश कितना आ गया, 1,50,000। अब उसमें से 50,000 के प्रॉफिट में से आधा प्रॉफिट खुद रखेगा, बाकी 1,25,000 रुपए एक्स को ट्रांसफर कर देगा, तो वाई विल रिमिट 1,25,000 टू एक्स, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला सवाल, ए एंड बी आर पार्टनर हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3, दे एडमिटेड सी इनटू द फर्म गिविंग 3/3 3/10 शेयर, तो सी को जो है 3/10 शेयर मिलेगा। इफ सी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर क्या बात बोली है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर सी को 1/5 शेयर मिल रहा है और 1/10 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या, 3/10। तो 3/10 शेयर जो है ये सी का हिस्सा हो गया, लेकिन जो सी का हिस्सा है वो एक 1/5 ए से ले रहा है, 1/10 बी से ले रहा है। तो आप ए के शेयर में से 1/5 हटा दो, बी के शेयर में से 1/10 हटा दो, और सी को कितना मिल जाएगा, 3/10। आप सॉल्व करेंगे तो मैं बता दूं डी ऑप्शन सही है, 17:11:12 इसका आंसर आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एवरेज प्रॉफिट टोटल असेट आउटसाइड लायबिलिटी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% दे रखा है, वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड निकालनी है। कैपिटलाइजेशन मेथड में आप निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, तो इसका मतलब 17,34,000 डिवाइड बाय 12% कर लोगे, तो ये आपके पास टोटल जो वैल्यू है वो आ जाएगी, और इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी, इसमें से आप कैपिटल एम्प्लॉयड असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करके कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, तो कैपिटलाइज वैल्यूज में से कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप माइनस करोगे तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू ऑफ गुडविल यहाँ पर आ रही है आपके पास कितनी, क्वेश्चन नंबर 10th, ये आ रही है 92,50,000। तो आपने एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड बाय एनआरआर किया तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गई, उसमें से आपने क्या लेस कर दिया, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो ये वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई 92,50,000। इसके बाद आते हैं 11th नंबर के क्वेश्चन पे, डिपार्टमेंट का सवाल है, डिपार्टमेंट में ये सवाल फेमस है, हमेशा ही आता है। देखिए इसमें मैंने आपको, हमेशा नहीं मतलब ज्यादातर डिपार्टमेंट में कोई सवाल पूछता है तो इस तरीके का पूछता है, इसने 2 नंबर में पूछ लिया। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दे रखा है जिसकी प्राइसिंग नहीं दे रखी, परचेज की प्राइसिंग नहीं दे रखी, बस सेल्स की दे रखी है, और टोटल वैल्यू ऑफ परचेज बोलता है 9,80,000। आपको जीपी तीनों डिपार्टमेंट का सेम है और बताना है जीपी रेट ऑन सेल्स पर क्या होगी। तो मैंने आपको इस सवाल के लिए बताया था साहब, जितनी भी परचेस करते हैं उसको अज्यूम करना पड़ेगा सारी सेल कर दी, तो जितनी भी परचेस अगर मैंने सारी सेल कर दी तो इसको इसकी सेलिंग प्राइस, इसको इसकी सेलिंग प्राइस, इसको इसकी सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो केवल परचेस को, तो टोटल सेल्स वैल्यू आ गई। टोटल परचेस वैल्यू मालूम है तो लेस करके आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल सेल्स, आपको इन दोनों सब तीनों को मल्टीप्लाई करके निकाल लेना है, इंटू 100 करोगे तो आपको जीपी रेट मिल जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ जीपी रेट आपके पास इस ऑप्शन में आ रही है सी, 30% आ रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, आर आर एस परचेज अ मशीन फ्रॉम पीकेएस ऑन हायर परचेज सिस्टम हुज कैश प्राइस दे रखी है 8,64,000 एंड टर्म ऑफ परचेज, द टर्म ऑफ परचेज 2,16,000 टू बी पेड ऑन डिलीवरी एंड बैलेंस 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट 2,88,000 रुपए पे किया गया, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन ईच इंस्टॉलमेंट बताना है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इंटरेस्ट रेट तो दे नहीं रखी, तो फिर आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। तो मैंने ये जो सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि आप टोटल हायर परचेज प्राइस निकालो, तो 2,88,000 इंटू 3 करो तो कितना आ जाएगा, 8,64,000। एक तो ये पे करोगे इंस्टॉलमेंट के रूप में, एक आपने डाउन पेमेंट किया 2,16,000, तो टोटल वैल्यू कितनी पे करी निकल के आ जाएगी। अब उसमें से आपने 2,16 पे कर दिया तो पहला आउटस्टैंडिंग बचा 8,64,000,
फिर इसके बाद इसमें फिर आप 2,88,000 फिर पे करोगे दूसरी इंस्टॉलमेंट पर, तो ये बन जाएगा 5,76,000। फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट पे 2,88,000 फिर पे कर दोगे, और 3 साल के बाद ये भी कंप्लीट पे कर दोगे। तो ये जो रिमेनिंग पेमेंट है वो 3:2:1 पर हो रहा है। तो इसका मतलब आपका जो टोटल इंटरेस्ट 2,16,000 रुपए का है उसको 3:2:1 में बांट दो। तो मैं आपको बता दूं ये वैल्यू पहली इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट का अमाउंट है जो 1,08,000 रुपए आ जाएगा। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकाला मैंने, हायर परचेस प्राइस माइनस कैश प्राइस। हायर परचेस प्राइस कैसे निकाली, 2,28,000 इंटू 3 प्लस 2,16,000, ये टोटल हायर परचेस प्राइस आ गई। इसमें से कैश प्राइस लेस करोगे तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, ये इतना ही आ जाएगा, बता दूं 2,16,000 टोटल इंटरेस्ट आएगा। अब 2,16,000 रुपए को इस 3:2:1 में बांट दो, तो पहली इंस्टॉलमेंट पर इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,08,000 रुपए का हो गया। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट सवाल है आपका, एज पर AS1 वेयर वुड बी कंपनी डिस्क्लोजेस अकाउंटिंग पॉलिसी। AS1 के हिसाब से कोई भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद सबसे एंड में डिस्कस की जाती है। तो इसका मतलब इसको नोट्स टू अकाउंट में दिखाओगे तो नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, एंटिटी हैज एक्वायर्ड एन असेट कॉस्टिंग ₹1,00,000 फॉर प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन आइटम टू बी सोल्ड इट डिडक्टेबल इक्वली ओवर 2 years इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड टैक्स लॉ 75,000 रुपए डिडक्टेबल इन ईयर 1, बैलेंस डिडक्टेबल इन ईयर 2, टैक्स रेट दे रखी है 10%, एंटिटी शुड। देखो मैं आपको बता दूं ये थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल था, इसको मैं बाद में कैलकुलेट कर सॉरी इसको आपको कैलकुलेट मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, केवल नॉर्मल बात बता रहा हूँ। रिजर्व DTL आएगा ये 2,500 का, ये अलग तरीके का सवाल है, बिल्कुल डिफरेंट तरीके का। अब आगे बात करते हैं, अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन 250 मेंबर हैं, तो ये बता दूं इसका सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा, और ये बोलता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्या होगा। तो ये आपने कैलकुलेट करेंगे तो ये अकाउंट बनाने के बाद आ रहा है 2,15,000। तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 2,15,000 रुपए इसका सही ऑप्शन आएगा। देखिए ये बात तो मैंने कर ली एक बार MCQ के मोड में। अब अपन बात करते हैं कि बाकी डिटेल पेपर के बारे में थोड़ी सी। देखो पहला सवाल अपने पास ये था कि कैश बुक और बैंक ओवरड्राफ्ट ये सारी बातें, आपको पासबुक ये सब कुछ दे रखा है। ये पहला सवाल बोलता है कि आपको अमेंडेड कैश बुक बनानी है। तो यहाँ पर जो भी चीजें चेंज करने के लिए बोल रहा है वो चेंज के हिसाब से कैश बुक बनाओगे, और फिर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना था अमेंडेड कैश बुक की मदद से। इसके बाद अगला सवाल जो है वो आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स को लेकर के था, पहचानना है कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड का ए पार्ट आ गया जॉइंट वेंचर। देखो जॉइंट वेंचर बहुत लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज तक 2016 सिलेबस में कभी नहीं आया, कभी 22 सिलेबस में आज तक कभी नहीं आया, यानी पिछले 8 सालों में अगर मैं बात करूँ तो कभी आया ही नहीं है, लेकिन इस बार पूछ लिया इन्होंने। अब ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर विद मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट पूछा है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, अगर आप देख करके गए होंगे तो आप बना पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का आया था। जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन का केस है ये, सॉरी सेपरेट सेट ऑफ बुक्स अकाउंट मेंटेन करने का केस है ये, जब सेपरेट बुक्स मेंटेन करते हैं उसके बारे में बात कर रहा है ये। इसके बाद मैंने आपको 100% कहा था AS19 का सवाल आएगा ही आएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफी टाइम से 2 अटेम्प्ट से नहीं आया है, तो ये आपका लीज अकाउंटिंग का सवाल था। इसके बाद ये क्वेश्चन बता दूं स्टूडेंट जो है बुक का एज इट इज क्वेश्चन है ये एनपीओ का सवाल मैंने इस बार कहा था, काफी टाइम से एनपीओ नहीं आ रहा, और इस बार भी जो अपनी एमटीपी है उसमें दोनों मॉक टेस्ट पेपर में एनपीओ को सवाल दे रखा था, तो इस बार आना ही था। तो ये आपका एज इट इज मॉड्यूल का सवाल है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। इसमें केवल आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना था, यहाँ पर रिसिप्ट एंड पेमेंट की इन्फॉर्मेशन आपको सारी दे रखी है, और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस की मदद से यहाँ पे अकाउंट बनाने थे, अकॉर्डिंगली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था। बुक का एज इट इज सवाल है, हमने कर रखा है। इसके बाद ये जो अगला सवाल है, मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंकल सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल भी इन्होंने दे दिया। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल हर बार वैसे 14 नंबर का आता था, बट इस बार इन्होंने 7 नंबर का दिया है और 7 नंबर का एनपीओ दिया है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग पीनल बैलेंस शीट बनानी है, मतलब एक पूरा डिटेल सवाल है। तो ये आपका पूरा डिटेल सवाल जो पहले 14 नंबर में आता था उन्होंने 7 नंबर में दे दिया। तो ये मान के चलिए ये बहुत लेंदी सेक्शन था, जिसमें आपको पूरा तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का सवाल है और पूरा एनपीओ का सवाल है। तो ये बहुत बड़ा सेक्शन हो गया, इसके अंदर आपको टाइम काफी लगा होगा जिन बच्चों ने भी इसको अटेम्प्ट किया होगा। अब देखिएगा आगे की बात करते हैं। इसके बाद स्टूडेंट अगला सवाल जो है वो आपका पार्टनरशिप से था। हालांकि पिछली बार एडमिशन आया था, इस बार अगेन उन्होंने एडमिशन ऑफ पार्टनर का सवाल दे दिया। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, बैलेंस शीट ये सब बनाना था आफ्टर न्यू फर्म आफ्टर एडमिशन। तो ये एडमिशन का सवाल था पूरा 14 मार्क्स का।
इसके बाद हम बात करते हैं, तो अगला सवाल आपका जो है प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट बनाना था। तो मैंने भी इस बार कहा था आपको कि ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए आएगा डेटर मेथड के अकॉर्डिंगली, स्टॉक एंड डेटर मेथड का सवाल नहीं है, नॉर्मल ब्रांच अकाउंट बनाने का सवाल है, आसान सा है, कर लेना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल जो है वो आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी से है, क्योंकि लास्ट दो अटेम्प्ट में लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी आया था, तो इस बार प्रॉफिट पॉलिसी आना कंफर्म था। ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी इंश्योरेंस क्लेम का सवाल है, ये कंफर्म था। अब देखिए सेवेंथ क्वेश्चन AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है, और ये जो है अपना वो AS16 बोरोइंग कॉस्ट का सवाल है। ये सवाल एज इट इज मॉड्यूल का सवाल है जो अपन ने कर रखा है। ये सवाल थोड़ा सा हट करके है। इसके अलावा और बात करें तो बी पोर्शन के अंदर ये आपका बोरोइंग कॉस्ट का सवाल है, लेकिन यहाँ पर फॉरेन करेंसी के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत है। और यहाँ पर एक और सवाल जो है वो भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का थोड़ा सा पोर्शन जो है अलग तरीके से पूछे गए हैं, इसको मैं बोल सकता हूँ थोड़ा सा अलग तरीके के सवाल आए थे आपके। इसके बाद एट्थ का ए पार्ट आपका जो है ये भी जो है अकाउंटिंग पॉलिसी AS1 के हिसाब से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो बेसिक थ्योरी से रिलेटेड आपको डिस्कशन करना था कि डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट के रूप में इसको कैसे दिखा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, अगला सवाल जो है वो How will you deal with the following while preparing final accounts? A plant of the book value 20,000 were disposed of 7,600 in part exchange for the new machine costing 16,800. Net invoice value 9,200 was passed through the purchase book. देखिए एक प्रकार से ये जो मशीन सेल की जा रही है, प्लांट सेल किया जा रहा है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, बस आपको डिटेल डिस्कशन करके बताना था इसका ट्रीटमेंट होगा क्या। इसके बाद अपन बात करते हैं, अगला सवाल जो है वो बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग कैपिटल अकाउंट। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। जो भी बात पूछ रहा है इसमें इंसॉल्वेंसी वाली, वो सारी बातें आपको यहाँ पर बतानी थी। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर के बारे में अगर पढ़ रखा होगा तो आप इसको बता सकते हैं। देखिए ओवरऑल पेपर एनालिसिस अगर मैं करूं तो कुछ सेक्शन आप स्किप कर सकते थे। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि अगर आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम पढ़ा तो उस सेक्शन को स्किप कर सकते थे, बाकी आप सब कर लेते। और नहीं तो एक सबसे लेंदी सेक्शन आपका जो एनपीओ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का है वो भी, तो वो तो अपने आप ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा आपने अटेम्प्ट किया। मेरी नज़र में ये क्वेश्चन पेपर जो है बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, एवरेज है। एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर 2 या 3 सवालों में डिफिकल्टी आनी चाहिए, अदरवाइज बाकी सब कर लेने चाहिए। तो 10 से 12 सवाल आपके बन गए होंगे, बाकी 2 3 4 सवाल में दिक्कत तो नॉर्मल आती ही है। तो पेपर लगभग कोशिश आपकी होनी चाहिए थी अटेम्प्ट पूरा करने की, आपने किया होगा। तो ये पेपर का मेरा जो रिव्यू है वो एवरेज है, ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। बहुत ज़्यादा आसान होता मैं आपको बोलता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता तो भी मैं आपको अलग से बोलता, बट ये एवरेज है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब पढ़ के गए हैं तो कर लिया होगा। अब अक्सर बच्चा बोलता है साहब जॉइंट वेंचर में पढ़ के नहीं गया, लेकिन जॉइंट वेंचर का आसान सा सवाल था, अगर पढ़ के गए होंगे तो कर लिया होगा, नहीं देखा होगा तो शायद इफ एंड बट हुआ होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज का इस पेपर रिव्यू आपको समझ आ गया होगा। कोई भी बात रहती है आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के इस पेपर रिव्यू के अंदर इतना रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।